नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है फूड डाइजेशन के ऊपर। दोस्तों पहले के वीडियोस में मैं डिटेल जो है वो हर एक टॉपिक के ऊपर मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, फैट डाइजेशन या फिर एसिड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, या फिर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पॉइंट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। जैसे एपिग्लोटिस, ईसोफेगस हो गया, स्टमक के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में, और वहां से किस तरीके से कौन से सीक्रेशन होते हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आज जो है हम लोग उसके बारे में पूरा सिंपल समझने वाले हैं। वो वीडियो भी आप चाहें तो रेफर कर सकते हो, उसमें आपको क्लैरिफिकेशन और आपको बढ़ जाएगा कि किस तरीके से एक एक पार्ट में से जो एब्सॉर्प्शन होता है हर एक हिस्से का, हर एक मिनरल्स का, या फिर जो अलग अलग हम लोग देखते हैं जो डाइटरी फूड रहते हैं वो किस तरीके से एब्सॉर्ब होते हैं, उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर जो क्लैरिफिकेशन दिया वो है। आज हम लोग सिंपल तरीके से समझने वाले हैं कि फूड डाइजेशन किस तरीके से होता है। देखिए, जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो एनर्जी के लिए खाते हैं। मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं या फिर जो अलग अलग सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं कि एनर्जी जब उन्हें मिलती है तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। और फूड के अंदर से जो एनर्जी बनती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस फूड के अंदर, कुछ और कई बदलाव होते हैं जिससे उसका कन्वर्शन होता है और उसके बाद उसमें से जो एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स के जो तरीका है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, वो जरिए से हमारे शरीर में एक एनर्जी आती है जिसके जरिए सभी ऑर्गन्स और सभी सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग फूड वगैरह जो है हम लोग मुंह में रखते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा और टीथ हैं, जो दांत हैं, उसे जो बड़ा साइज रहता है फूड का उसे छोटे ब्रेक डाउन करता है, छोटे साइज में ब्रेक डाउन करता है ताकि वो इजीली एब्सॉर्ब हो सके। तो दांतों की मदद से और जबान की मदद से वो जो बड़ा साइज है फूड का उसे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और थ्रू ब्रेन सेंसेशन हमारे मुंह के अंदर जो है वो सलाइवा रिलीज होता है। जैसा ही सलाइवा जो रिलीज होता है उसके अंदर कई एंजाइम्स रहते हैं जो कि पार्शियली फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उसे एक चिपचिपे पदार्थ यानी कि बोलस जिसे हम लोग कहते हैं उसमें कन्वर्शन करता है। जैसे बोलस हम जो कहते हैं कि वो निगलने के इसमें रहता है, तो हमारे शरीर में जैसे हम लोग निगलते हैं इस तरीके से, तो एपिग्लोटिस जो रहता है वो एपिग्लोटिस बंद कर देता है श्वास नली को, ताकि जो खाना है वो फेफड़े में ना जा सके। इस पे मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो फिर वो जो खाना रहता है वो हमारी जो फूड पाइप रहता है, खाना खाने की जो नली रहती है वहां पे जाता है, जिसे ईसोफेगस हम लोग कहते हैं। ईसोफेगस से जो फूड ट्रांसफर होता है ऊपर से नीचे की तरफ एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए ट्रांसफर होता है, जिसमें जो ये ईसोफेगस रहती है यानी कि जो खाना खाने का जो पाइप रहता है, तो ये जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे जो है वो पास ऑन होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। जैसे ही जो फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर आ जाता है, स्टमक के अंदर जैसे ही वो एंटर करता है तो हमारे शरीर में जो हमारे जो स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक जूसेस, HCl और म्यूकस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा एंजाइम्स रहते हैं, उसके बाद HCl रहता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और साथ ही जो म्यूकस रहता है, तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो HCl से होने वाले कोरोजन जो वो अगर इनर लाइन को भी खराब कर सकता है तो उससे प्रोटेक्शन करता है ये म्यूकस भी। साथ ही जो HCl रहता है वो फूड को और पार्शियली वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है, ताकि और छोटे छोटे टुकड़ों में करता है ताकि वो इजीली आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव हो सके और जो उसमें से अंदर जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से पच सके। तो ये HCl का काम रहता है। साथ ही खाने में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आ गए हैं तो उन्हें भी किल करने का काम जो ये HCl करता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स आ जाते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पार्शियली ब्रेक डाउन करते हैं, और थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो लिपिड्स को पार्शियली वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जैसे फूड देखते हैं वो यहां से आ जाता है वो ड्यूडेनम में। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये ड्यूडेनम है। ये इंटेस्टाइन जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबसे बड़ी इंटेस्टाइन की जो लंबाई रहती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की रहती है, 7.5 मीटर की इसकी लंबाई रहती है। स्टमक से इंटेस्टाइन में फूड ट्रांसफर होने के लिए लगभग 2 घंटे लग जाते हैं उसको पूरा क्रंचिंग होने के लिए, उसको ब्रेक डाउन होने के लिए। और ये एक डिपेंड करता है कि फूड कौन सा प्रकार का है, तो एक ऑन एन एवरेज 2 घंटा फूड को पास होने के लिए लगता है। जैसे ही वो ड्यूडेनम में आ जाता है, ड्यूडेनम में मैंने आपको पहले बताया है पैंक्रिया के टॉपिक में कि यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और लीवर से बाइल डक्ट के द्वारा बाइल जो है वो वहां पे रिलीज किया जाता है ड्यूडेनम में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का जो ब्रेकडाउन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बाइल आता है वो बाइल क्या करता है, वो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड में, ताकि वो इजीली एब्सॉर्ब हो सके। उनके सिंपल फॉर्म है ये फैट्स का।
पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को उनके सिंपल फॉर्म यानी कि शुगर और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो इजीली एब्सॉर्ब हो सके। प्रोटीन क्या करते हैं, उससे ब्रेक डाउन करके उसका सिंपल फॉर्म अमाइनो एसिड में उससे ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो इजीली उसको एब्सॉर्ब कर सके। जैसे ही हम देखते हैं कि ये डिओडेनम का प्रक्रिया जब खत्म हो जाती है और ये फूड जो है इंटेस्टाइन के दूसरे भाग में जब आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम में। तो छोटा पार्ट जो रहता है ड्यूडेनम, जहां पे पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है वो इंसर्ट हो, जो सीक्रेशन होता है। उसके बाद मेनली जो ज्यादातर एब्सॉर्प्शन होता है वो जीजेनम में होता है। जीजेनम में जो स्मॉल विलाइज रहती हैं, जो हेयरलाइन स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर, और छोटे छोटे जो माइक्रो विलाइज रहते हैं उसके अंदर ब्लड वेजल्स रहती हैं। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन होकर उनके सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं, वो रेडी टू एब्सॉर्ब हो जाते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में आप जाके वहां पे उसे एनर्जी में कन्वर्शन करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीवर। तो ये जो डिटेल्स है ऑलरेडी मैं वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो जैसे ज्यूजेनम में, इलियम में जब आता है, जब तो तीसरा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां ज्यादातर जो मिनरल्स और हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है वो ज्यादातर हम देखते हैं कि वहां पे एब्सॉर्ब होता है। वाटर कुछ कम प्रमाण में होता है क्योंकि ज्यादा प्रमाण जो वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, तो कुछ ही कम मात्रा में जो इलियम में वाटर जो है एब्सॉर्ब होता है। मिनरल्स हम देखते हैं ज्यादातर ऐसे मिनरल्स वहां पे एब्सॉर्ब होते हैं इलियम में जो कि बोन फॉर्मेशन और ब्लड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। उसके बाद जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड आता है, जिसे हम लोग पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं, तो वो फूड जैसे यहाँ पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो साइज रहती है, जो डायमीटर रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर से ज्यादा रहता है, लेकिन लंबाई छोटी रहती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई जो रहती है वो 1.5 मीटर रहती है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो डायमीटर रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा रहता है, इसलिए उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रोसीजर है, आप दिखाई देगा कि ये सिंपल एक सीधा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन दिखती है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो लगभग सीधा दिखता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन काफी डेंस रहती है, गुच्छा बना हुआ रहता है। उससे कंपैरिजन में ये एक सिंपल फॉर्म रहता है। तो यहाँ ज्यादातर जो मिनरल्स बचे हुए हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब नहीं हुए हैं, वो यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन होते हैं बॉडी के अंदर, और वाटर जो है वो यहाँ पे ज्यादातर एब्सॉर्ब होता है। तो जो रिमेनिंग वाटर रहता है, जो हमारे बॉडी में हम देखते हैं कि जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट रहती है, वो ज्यादातर यहाँ पे एब्सॉर्ब होता है। तो जो उसके बाद जो फीकल मटेरियल हम जिसे कह सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है इसके बाद जो कि एब्सॉर्ब नहीं हुआ है या फिर वेस्ट मटेरियल है, वो फिर यहाँ से मूव होके हम देखते हैं कि रेक्टम और एनस के जरिए वो हमारे बॉडी के बाहर जाता है, वो उसे फीकल मटेरियल कहा जाता है। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया के थ्रू जो एक फूड हम लोग खाते हैं, वो उस तरीके का डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, अलग अलग तरीके होते हैं उसमें, जिसके बारे में आप डिटेल हम दूसरे वीडियोस में भी आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। और फाइनली जो फीकल मटेरियल रहता है वो बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस सिंपल तरीके से आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि फूड डाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे उस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।